हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी वॉइस। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीटी स्कैन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, किन कंडीशन में हम सीटी स्कैन यूज़ करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सीटी स्कैन कराने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। और किस कंडीशन में सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, एंड डेफिनेटली कॉस्टिंग के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटी स्कैन क्या होता है? सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। मीन्स कंप्यूटराइज मीन्स कंप्यूटर का यूज़ होता है। टोमोग्राफी, टोमो मीन्स होता है स्लाइस और सेक्शन, ग्राफी मीन्स उसके बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो ये एक तरीके का एक एक्सरे मशीन होती है विद कंप्यूटर। इस एक्सरे मशीन में एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है बहुत सारे यानी मल्टीपल एक्सरेज लेने में। वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है या डिटेल्ड स्टडी प्रोवाइड करता है, डिटेल्ड पिक्चर्स, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी बहुत ही डीप और डिटेल स्ट्रक्चर की इमेजेस ले लेता है, जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करती है किसी भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करने में। इसमें ये वर्क कैसे करता है? जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में एक एक्सरे की ट्यूब होती है। जैसा कि आपने सीटी स्कैन को देखा होगा, मशीन एक सुरंग जैसी मशीन होती है, उसमें एक एक्सरे की ट्यूब डली होती है उस मशीन में, और उसमें डिटेक्टर्स होते हैं जो कि मल्टीपल पिक्चर्स खींचने में हेल्प करते हैं। वो डिटेक्टर्स, जैसे आपने मशीन में भी देखा होगा, मशीन पे लिखा होता है 8 स्लाइस, 16, 32 या 64 या 256 की भी मशीन आती है, उस पर लिखा होता है इतने स्लाइस। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा स्लाइस, एक तरीके से कह सकते हो उतनी अच्छी मशीन, या जितनी ज़्यादा स्लाइस उतने ज़्यादा डिटेक्टर्स होंगे और उतनी क्लियर और डिटेल पिक्चर्स मिलेंगी। तो ये क्राइटेरिया होता है कि कौन सी मशीन अच्छी है कहने का। तो ये एक तरीके का एक एक्सरे मशीन होती है, लेकिन एक्सरे मशीन जो होती है वो एक ही डायमेंशन में पिक्चर लेती है। जैसे आपने सुना होगा एपी व्यू, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू या लैटरल व्यू, ये एक ही डायमेंशन में लेती है। जो सीटी स्कैन होता है वो 3 डायमेंशन में वर्क करता है, यानी वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी प्रोवाइड करता है, यानी क्रॉस सेक्शनल बहुत ही डीप, बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर्स वो आसानी से खींच लेता है। और इसीलिए आपको फिल्म्स भी, कई सारी फिल्म्स मिलती हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि वो फिल्म्स ज़रूर लीजिए। रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन फिल्म्स भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर प्रेफर करेगा आपकी फिल्म्स देखना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर किसी स्टोन का आपने कराया सीटी स्कैन, की स्टोन है, तो डॉक्टर्स फिल्म देखेगा। रिपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वो फिल्म देखेगा। अगर इन केस आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो फिल्म देख करके ये आइडिया लगाते हैं कि किस जगह स्टोन है, किस जगह उनको पंचर करना है। अगर किडनी में स्टोन है तो किस जगह पंचर करना है जहाँ से वो आसानी से स्टोन तक पहुँच सके। तो इसलिए फिल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिल्म कभी भी छोड़िए मत, और कभी भी किसी भी डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हैं तो फिल्म्स को साथ में लेके ज़रूर जाइए। ये जो सीटी स्कैन होता है वो किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये इतनी डिटेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कोई इंटरनल इंजरी हुई है या कहीं कोई क्लॉटिंग है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसके बारे में कितनी क्लॉटिंग है, कितना एरिया है, किस जगह है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और इवन हम सीटी स्कैन उसमें भी प्रेफर करते हैं जिसमें एमआरआई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई इम्प्लांट पड़ा है, या जैसे कान में हियरिंग एड्स होते हैं, मीन्स जो कान में सुनाई देने वाली मशीन होती है वो लगी होती है, या किसी के ब्रेन में चिप होती है, या पेस मेकर लगा है, या कोई बोन में कोई रॉड पड़ी है, तो उसमें एमआरआई नहीं करा सकते। वो स्ट्रिक्टली मना होता है उसमें एमआरआई कराना। तो उसमें हम सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं। और एक और चीज़, अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मीन्स उसको थोड़ी घुटन होती है, डर लगता है थोड़े बंद एरिया में, तो उसमें भी सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एमआरआई में कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगता है, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन सीटी और दूसरा होता है कंट्रास्ट सीटी। प्लेन सीटी में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी आप जब भी पहुँचे तो आपको तुरंत सीटी कराने के लिए बोल देते हैं। हो सकता है 1 या 1.5 घंटे का आपको वेट करने के लिए बोले, पानी पीने के लिए बोले, दैट डिपेंड्स।
कंट्रास्ट सीटी में दो टाइप्स के मेन होते हैं, एक होता है ओरल सीटी, दूसरा होता है आईवी सीटी। आईवी सीटी में भी और भी होते हैं, CECT यानी कंट्रास्ट इन्हांस टोमोग्राफी। तो ये तो स्टडी के पर्पस से होता है, ये आपके नॉलेज के लिए नहीं है, ये स्टडी पर्पस से होता है। वो भी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंट्रास्ट में भी, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा बस मोटा मोटा देख लेते हैं। CT स्कैन, कंट्रास्ट CT स्कैन होता है, पहले IV के बारे में बात करते हैं, यानी इंट्रावेनस कंट्रास्ट CT मीन्स उसमें क्या करते हैं, वो आपके इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर एक आयनिक फ्लूइड होता है वो डालते हैं। उससे क्या होता है, वो कंट्रास्ट के जो कंट्रास्ट में जो भी आप फ्लूइड डालते हैं वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो पिक्चर्स में डिफरेंस आता है, एक प्लेन होता है उसमें सब कुछ ब्लैक होता है, और आप कंट्रास्ट सीटी जो होता है जिस एरिया में वो फ्लूइड जाता है वो एरिया वाइट दिखता है। तो ये रिपोर्टिंग में भी आसानी होती है और डॉक्टर को भी देखने में आसानी है। जिस भी पर्पस से डॉक्टर ने कंट्रास्ट सीटी के लिए बोला है तो उनको ये वहाँ तक जो मेन रीज़न है वहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिलती है। कंट्रास्ट सीटी आईवी के बारे में अगर बात करें तो पहले प्रिपरेशन में कहते हैं कि 2-3-4 घंटे तक नहीं खाना, मीन्स फास्टिंग के लिए बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि खा लिया और चलते हैं, डॉक्टर्स को क्या पता चल रहा है, हम मना बोल देंगे कि हमने नहीं खाया है। ये लोगों की गलतफहमी है कि जो खाली पेट आने के लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो पिक्चर्स हैं, जो यानी जो इमेजेस आ रही हैं वो क्लीन आए, क्लियर आए। ऐसा नहीं है। जो भी अगर आपको खाली पेट के लिए बोला गया है वो इसलिए बोला गया, मीन्स आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपका पेट भरा होगा तो वोमिटिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। पेट खाली होगा तो वोमिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे वोमिटिंग ही तो है, इसमें क्या हो गया। देखिए डिफरेंस आता है, क्योंकि जब आप CT स्कैन कराते हैं तो जो भी पेशेंट होता है वो सीधा लेटा होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने कुछ सॉलिड फूड खाया, जैसे जो भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जैसे रोटी हो गया, एप्पल हो गया या कोई और फ्रूट्स हो गए, ये टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, तो ये उसको हार्ड फूड कहते हैं। तो होता क्या है, अगर वोमिटिंग हुई, आपने खाया, वोमिटिंग हुई, तो चांसेस होते हैं ट्रैकिया में अगर फूड चला गया, उसने आपकी श्वास नली को अगर ब्लॉक कर दिया तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि आपको फास्टिंग यानी खाली पेट आना है। अगर आप पानी भी पी लेते हैं वो भी मना करते हैं, क्यों, लेकिन हालांकि उससे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप पानी पीते हैं तो पानी अगर लंग्स में चला गया तो कोई बात नहीं, उसके और भी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको किसी भी तरह बचाया जा सकता है। लेकिन अगर फूड चला गया या कहीं ट्रैकिया में, नली में फंस गया, आपके सांस नली में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मना करते हैं कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स को नहीं बताएंगे, हमने बोल देंगे हम खाली पेट आए हैं, कहाँ पता चल रहा है। तो ये गलती मत करिएगा, गलती से भी। तो अब बात करते हैं हम ओरल की, यानी आप मुंह के थ्रू आपको वो एक दे दिया जाएगा बॉटल, बोला जाएगा आप इसको पी लीजिए, पूरी बोतल आपको ख़त्म करनी है 1 से 1.5 घंटे में। इसके बाद हम CT करेंगे। तो उसका मतलब होता है कि जब आप बोतल लेते हो, पी लेते हो, तो वो कौन कौन से एरिया में जाता है। ओरल हम तब करते हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता करना हो, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स आपने यहाँ से खाया या पिया, ये मीन्स ओरल कैविटी से, फिर इसका इसोफेगस, फिर स्टमक से जेजनम, फिर डिओडेनम, फिर इसके बाद असेंडिंग कॉलन, फिर डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड एंड रेक्टम। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो उसमें पता करते हैं, इसके थ्रू पता चलते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गन के बारे में पता करना है तो उसमें IV फ्लूइड देते हैं, उसमें ओरल से नहीं पता चलता है। तो ये डिफरेंस होता है ओरल में और IV फ्लूइड में और IV कंट्रास्ट में। तो जो ओरल होता है उसमें भी वही चीज़ है कि आपको नहीं खाना है, क्योंकि ऑब्वियसली खाली पेट होना चाहिए ताकि वो जो भी है एरिया, वहाँ तक जो भी फ्लूइड है वो रेक्टम तक पहुँच जाए। कभी कभी क्या होता है, ये इंटेस्टाइन के लिए, मेनली इंटेस्टाइन के लिए करते हैं, यानी एब्डोमिनल एरिया के लिए करते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभी ट्विस्ट कर जाती है, जैसे माल रोटेशन बोलते हैं आप उसको, कभी कभी ना ऐसे घूम जाती हैं आते हैं, तो उसमें भी वो रूल आउट करने के लिए कि कहाँ पे है, क्यों है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए। कभी कभी होता है कोई चीज़ फंस जाती है आंतों में, उसके आगे पास नहीं हो रहा है, तो उसको भी रूल आउट करने के लिए करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो कभी कभी, और हाँ, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पता करना है यानी बड़ी आंत के लिए पता करना होता है, तो कभी कभी इतना लॉन्ग रूट लेने की बजाय वो रेक्टम के थ्रू ये कंट्रास्ट देते हैं, ताकि वो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पता कर लें, कि वो रेक्टम के थ्रू दिया जाता है। तो दोनों में इतना डिफरेंस होता है। और भी पार्ट्स हैं बट उतने डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि वो स्टडी पर्पस से होता है, वो डॉक्टर्स के लिए ही होता है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। और इसके लिए प्रिपरेशन, कभी आपने देखा होगा अगर कंट्रास्ट के लिए आपको बोला गया है कंट्रास्ट, तो वो बोलते हैं पहले KFT करके आना है। KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में आप वो पता करने, उनको देखना होता है आपका केराटिन लेवल कितना है, या यूरिया लेवल कितनी, यूरिक एसिड कितना है। तो ये सारी चीज़ें पता करनी होती हैं उनको। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप जो भी ओरल ले रहे हो या आप IV के थ्रू आपको कंट्रास्ट दिया जा रहा है, ये क्या करता है, ये जो भी कंट्रास्ट होता है यानी जो भी फ्लूइड होता है, वो किडनी के सबको हर जगह से घूमते हुए किडनी में जाता है। फिर किडनी के थ्रू के बाद ये ब्लैडर से फिर पास आउट होता है, यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। ये टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी होता है, ये कहीं ऐसा ना हो कि किडनी आपकी ऑलरेडी वीक है, तो किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उसमें कंट्रास्ट दे दिया, तो हमने किडनी को और भी ज़्यादा ओवरलोड कर दिया, तो ये भी हो सकता है किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए भी अवॉइड करते हैं, किडनी में कोई स्वेलिंग है तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी इसलिए अवॉइड करते हैं, ताकि किडनी आपकी प्रॉपर वर्क करती रहे। और डेफिनेटली अगर किसी को एलर्जी है कंट्रास्ट से, तो वो भी, उनको भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, उनको नहीं देते हैं, उनको कोई और डायग्नोसिस, कोई और इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करते हैं। एलर्जी और रिएक्शन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं कंट्रास्ट में, तो इन सब चीज़ों को वो पहले ही रोल आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये ना हो। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आपको उसके पहले क्या प्रिपरेशन करनी है और क्यों करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो लोग गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इसके बाद ही कोई कंट्रास्ट CT के लिए जाएंगे। ठीक है, जो CT स्कैन होता है वो थेरेपेटिक CT स्कैन भी होता है, यानी दैट मीन्स कि अगर कोई बायोप्सी करनी हो तो भी CT स्कैन के थ्रू बायोप्सी कर सकते हैं। मतलब थेरेपेटिक पर्पस से देखा जाए तो उसके थ्रू ट्रीटमेंट भी होता है, बायोप्सी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट भी होता है। या जैसे कैंसरस पेशेंट हो तो उसमें भी CT स्कैन बार बार यूज़ होता है। देखिए, उनके लिए तो ठीक है, बट नॉर्मली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करें, बार बार कोई CT स्कैन कराता भी नहीं है। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा है तो प्लीज़ आप CT स्कैन बार बार मत कराइए, डॉक्टर ने के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप CT स्कैन कराइए। क्यों? क्योंकि ये एक्सरे में जितना रेडिएशन होता है, CT स्कैन में उसका 100 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 1-2 बार ठीक है, बट बार बार एक्सपोजर होना अच्छा नहीं है। इसीलिए मना करते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और उनको बोलते हैं कि आप ना एक्सरे अलाउ है ना CT स्कैन करना है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली अगर उनके लिए सेफ़ नहीं है तो वो नॉर्मल इंसान के लिए सेफ़ नहीं हो सकता। तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं CT स्कैन किन चीज़ों में नहीं कराते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेडियोलॉजी। ठीक है, क्रिटिकल रेडियोलॉजी मीन्स अगर जैसे आप जिम में गए, आपने अचानक से बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया मीन्स इससे क्या होता है, आपने बहुत ज़्यादा वेट उठाया तो क्या होता है, जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो भी इसके आसपास इंटेस्टाइन होंगी या ऑर्गन्स होंगे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना शुरू कर देगा। प्रेशर देगा तो उस प्रेशर की वजह से कभी कभी आते फट जाती हैं। तो उस कंडीशन में CT स्कैन नहीं कराना, या यूँ कह लो अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पिछले 10 मिनट में शुरू हुआ अचानक से पेन पेट में, तो उस कंडीशन में CT स्कैन नहीं कराते हैं। डॉक्टर भी प्रेफर नहीं करता और आप भी अपनी तरफ से पहले ही मत चले जाइए CT स्कैन कराने के लिए। मैंने देखा है कि जो लोग जिनके नोन टू होते हैं कि हाँ उनका किसी गुड डायग्नोसिस है तो वो वहाँ पहुँच गए, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए पहले। अगर डॉक्टर कहता है तो ही CT स्कैन कराइए, अदरवाइज़ मत करवाइए। एक तो इस कंडीशन में बोलते हैं, और दूसरा होता है कोई ब्लंट इंजरी हो गई या जैसे चाकू लग गया या एक्सीडेंट हो गया, तो ब्लंट इंजरी है, सीधे आपके आंतों पे इफेक्ट आया है, तो वो उस कंडीशन में CT स्कैन नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये रिएक्शन भी कर जाता है, तो कभी कभी पेशेंट डेथ तक भी पहुंच जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो इन सब कंडीशंस में आपको अवॉइड करना है। अब आते हैं कॉस्टिंग के बारे में। जो प्लेन CT होता है
अमूमन उसके जो चार्जेस होते हैं वो 2500 होते हैं, यानी 2500 होते हैं। जो कंट्रास्ट सीटी होता है उसका 6000 से स्टार्टिंग होती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे करा रहे हैं, किस एरिया का करा रहे हैं। तो नॉर्मल मैंने एक जनरलाइज आपको कॉस्टिंग बताई है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है या हो सकता है इससे कम भी हो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और आपको समझ में भी आया होगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लोगों से शेयर भी करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।